तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बढ़िया ब्रह्मास्त्र शब्द सुनते ही रामायण और महाभारत की गाथाएं याद आने लगती हैं। त्रिशूल, गदा, तलवार, चक्र और ना जाने कैसे कैसे दिव्य अस्त्रों की तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है। लेकिन ये सारे मिलकर भी ब्रह्मास्त्र की असीम शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जिसके पास ब्रह्मास्त्र है उसकी जीत पक्की है। जिस तरह युद्ध में ब्रह्मास्त्र काम आता है, उसी तरह शेयर मार्केट्स में शेयर अस्त्र बेहद कारगर साबित होते हैं। जिन आधारों पर शेयर का चयन किया जाता है वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट्स भी अपने शेयर अस्त्रों के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए वो मुनाफे पर निशाना साधेंगे। तो इंडिया तो फाइनल्स में पहुंच ही नहीं, वहां का इंटरेस्ट खत्म। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी इस वीकेंड की एक रिलीज, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। तो आलिया भट्ट, रणबीर कपूर स्टारर ये मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब, जिसमें नागार्जुन साहब, ये सब शिरकत करेंगे। खैर, मूवी देखनी है नहीं देखनी है, जाना है नहीं जाना है, वो आप लोगों की मर्जी, वो आप लोगों का कॉल। मंडे को वैसे जो रिव्यूज आएंगे, जो रिस्पॉन्स आएंगे, उससे क्लैरिटी मिली जाएगी इस मूवी की। खैर, हमें हमारे शो के लिए दरअसल एक बढ़िया पेग मिल गया, पर मैं उस पर आऊं, डिटेल में चर्चा करूं क्या करने वाले हैं, आज की स्टॉक पिकिंग कैसे होगी, पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हमारे साथ आज है मार्केट एक्सपर्ट, दिखाई सबको स्क्रीन पे, सुदीप बंदोपाध्याय सर, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिगा साहब, जेएम फाइनेंशियल्स के आशीष चतुर्मोता, ट्रेकॉम के पार्थिव शाह, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया साहब, और साथ में आपको आपकी स्क्रीन में नजर आएंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया। ये सब हमारी इस हफ्ते मदद करने वाले इस खास शो में आप सबका स्वागत है, आप सबको प्रणाम। अच्छा सुदीप सर, ये जा रहे हैं क्या वीकेंड में ब्रह्मास्त्र निपटाने? आशीष जी, पिछले कुछ मूवीज का जो हालत हुआ उसके बाद मूवी थिएटर में जाने को डर लगता है, तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। 50-50 स्थिति है। देखते हैं, थोड़ा बहुत इंतजार करेंगे। शायद सैटरडे तो नहीं जाएंगे, अगर कुछ अच्छा रिव्यू वगैरह आया तो संडे का सोचेंगे। बात सही है, 50-50 मेरा भी जहन दिमाग में ऐसे चल रहा है। लेकिन बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद, सही कहा एकदम सुदीप सर ने, बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप्स के बाद बॉलीवुड की बहुत होप्स पिंड हैं इस मेगा रिलीज से। क्या ये ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड को रिवाइव कर सकती है नहीं, ये सबसे बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन इस समय बना हुआ है। 410 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है। अमरीश सर, जब 410 करोड़ रुपए थे, काहे पिक्चर में लगा दिए? सब करोड़पति बने रहते, लाइफ ऐसी एंजॉय करते, फालतू का रिस्क क्यों ले लिया? आशीष मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ सर, आपसे। हाँ, तो इनका यही है कि जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एक का 3 करने के लिए ट्राई करते हैं, इन लोग भी उसी टाइप से ट्राई करते हैं। 410 का 1200 बने, पर काफी बार मिस्टेक भी हो जाता है, जैसे हम लोग भी मिस्टेक करते हैं। 410 का 100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगता, यही गड़बड़ हो जाता है मामला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है 410 का अभी भी बड़ा हो, कुछ नहीं पता मुझे अभी तो। बहुत आज तो खैर रिव्यू आने शुरू हुए हैं मेरे पास, हम मंडे को इसको पूरी तरह से रिव्यू करेंगे इस मूवी को। अच्छा, क्या करने वाले हैं अब? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रह्मास्त्र मूवी छोड़ दीजिए, अब असल वर्ड पे आइए। ब्रह्मास्त्र भाई, द मोस्ट पावरफुल वेपन, क्या कहते हैं ना, गॉड्स का वेपन, वेपन ऑफ द गॉड्स, इनक्रेडिबली पावरफुल, और सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है अनफेलिंग वेपन होता है ब्रह्मास्त्र। तो ऐसे ही अनफेलिंग स्टॉक आइडियाज हमें शेयर बाजार में भी चाहिए, जिससे हम प्रॉफिट्स पे तीर साध सकें, बढ़िया कमाई कर सकें, सब यही चाहते हैं। तो मूवी का नाम था ब्रह्मास्त्र, लाइए स्क्रीन पे हमने बदल दिया उसको
शेरास्त्र पे। तो ब्रह्मास्त्र का मैं ऐसे ही पढ़ रहा था डिटेल में, तो अब जब हिस्ट्री को लेकर अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, लेकिन डिटेल सामने आते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र दरअसल मंत्र पढ़कर किसी वेपन को एनर्जाइज किया जाता है। तो ये मंत्र का कमाल होता है जिसके चलते वो वेपन पावरफुल हो जाता है या लोडेड हो जाता है। तो हमें अब उस जमाने में आपको याद होगा हम लोग, अच्छा ये जब से मैं ब्रह्मास्त्र का नाम पढ़ाई शुरू करी थी तब से मुझे अपने वो रामायण और महाभारत के दिन याद आ रहे थे। वो तीर निकाल के और 2 तीर आए, एक गायब हो गया तो ये वाला जीत गया, ये वाला गायब हो तो वाला जीत गया। पता नहीं जब से मुझे वो अपने वो दिन याद आ रहे हैं महाभारत और रामायण देखने के। लेकिन तो बेसिकली वो मंत्र होता था जो किसी भी एरो को पावरफुल बना देता था, ब्रह्मास्त्र की दिव्य शक्तियां आ जाती थी उसमें। तो आज की स्टॉक पिकिंग में भी हमने सोचा कोई ना कोई स्पेसिफिक ट्रिगर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा जाए, किसी रैशनल के बेसिस में किसी स्टॉक को क्यों ना चुना जाए। चतुर्वेदी साहब आइडिया ठीक है ना? ये एक स्पेसिफिक रैशनल, एक स्पेसिफिक पेग के थ्रू आज की स्टॉक पिकिंग। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपकी क्रिएटिविटी की तो हमेशा दाद देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मूवी का तो मुझे नहीं पता, बट जिस तरह से आपने इसको ब्रह्मास्त्र और शस्त्रास्त्र की शेरास्त्र की बात की, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक बहुत ही बढ़िया पेडिग्री का स्टॉक इसके अंदर रिकमेंड करना है जिसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। तो ये मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया आइडिया मुझे लगा। आइडिया वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो तो हम लोग आपसे वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, आप सब एक्सपर्ट से। वो फेल होने का काम तो हम खुद ही अपने स्टॉक पिकिंग में कर लेते हैं। तो जब एक्सपर्ट के थ्रू जाऊं तो कोशिश ये रहती है हमेशा कि कुछ बढ़िया स्टॉक्स मिल जाए। अच्छा, वो पेग्स जो हमने चुने थे, सब एक्सपर्ट से कहा था भाई इस बेसिस पे अपना स्टॉक लेके आना। मैं डिटेल पे जाऊंगा उस पे। सुदीप सर से रिक्वेस्ट करी थी कि एक बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। अमरीश सर से कहा था कि भाई पी के बेसिस पे। वो प्राइस अर्निंग हम लोग दिन भर चर्चा करते रहते हैं, तो किसी का बहुत अट्रैक्टिव पी हो उससे शुरुआत करें, उस पेग के थ्रू बाकी के रैशनल। चतुर्वेदी साहब जाने जाते हैं अपने टेक्नो फंडा कॉल्स के लिए, तो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों का तड़का मिल जाए ऐसा कोई स्टॉक। हमने पार्थिव से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ऐसा कोई स्टॉक लेकर आए जिसके फाइनेंशियल्स में बहुत तगड़ी सीएजीआर मतलब साल दर साल फाइनेंशियल ताबड़तोड़ अच्छे इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो कन्विक्शन वैसे ही आ जाए उस स्टॉक के साथ। अब चंदन से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप एक टेक्निकल पैरामीटर, टेक्निकल टूल का इस्तेमाल करो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडेंटिफाई करके बताओ। और ऐसे ही पालविया साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे एक स्टॉक आइडेंटिफाई करें। तो ये है आज की थीम्स। एक स्टॉक इन की थीम से आता हुआ नजर आएगा जिसे हम शेरास्त्र कह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, शुरू करता हूं सुदीप सर के साथ। सुदीप सर को जो पेग दिया था वो था बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल से कह लीजिए हर धंधे का कहते हैं ना मोट होता है, अच्छे धंधे का एक बहुत बढ़िया मोट होता है। वो मोट बेसिकली होता है उस बिजनेस के पास एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो मोट वैसे ही करिश्मा होता है। तो उसके बाद वैल्यूएशन थोड़े से रिच हो भी जाए स्ट्रीट में तो कन्विक्शन उस स्टॉक के साथ वैसे ही बना रहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोट, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल, बहुत अच्छा धंधा। सुदीप सर ऐसा कोई मिला क्या? जी बिल्कुल मिला आशीष जी। बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं, बहुत ही रोबस्ट हैं। तो उसमें से एक बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शेरास्त्र इस सेगमेंट के लिए। और आप जैसे बात हो रहा था तो आप तो हर हफ्ते, हम लोग भी इंतजार करते हैं आपका क्या नया आइडिया आने वाला है। तो इस हफ्ते का आइडिया जब बताया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद बोला कि मैं आ जाता हूँ इसमें बातचीत करने के लिए। और देखिए, स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा क्षेत्र है और उस क्षेत्र के एक दिग्गज कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये बहुत चर्चित कंपनी है, इसमें बहुत बातचीत हुआ है ओवर द इयर्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिजनेस मॉडल। ये मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो स्पेशलिटी केमिकल जहाँ पे बहुत अच्छा टेलविंड है। हम सब जानते हैं चाइना +1, चाइना माइनस और उसके जगह इंडिया रिप्लेस करे, ये सब चल रहा है एनवायरनमेंट पे, ये सब हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी जबरदस्त ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये उम्मीद है। इसका तो बहुत बड़ा फायदा एंटायर स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को मिल रहा है। पर इसमें आरती का इसमें और 2-3 खास बात है जिसमें कि इसका मॉडल और भी बेहतरीन बनता है। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल में भी इन्होंने एक निश जो सेगमेंट पिकअप किया है, बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल, वहां पे फोकस कर रहे हैं। मतलब
स्पेशलिटी केमिकल में भी एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, और इससे क्या हुआ, कोई भी इसका कंपटीटर अगर हो, वो एंट्री का बहुत बड़ा बैरियर हो गया। एक तो इन्होंने सारा बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके अपना बहुत अच्छा बिजनेस जमा लिया इस सेगमेंट में। दूसरी बात है R&D करके जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट किया, वो भी बेहतरीन है। और इनका मॉडल बहुत सिंपल है कि जो चीज में फोकस कर रहे हैं उसमें दिग्गज बनेंगे, उसमें लीडर बनेंगे, उसमें सारा दुनिया का डिमांड उनके प्रोडक्ट के लिए होगा। यही फोकस रख के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 50 चीज एक साथ कर रहे हैं, सब चीज में एंट्री ले रहे हैं, बहुत फोकस्ड है। मैनेजमेंट क्वालिटी इम्पिकेबल है, ओवर द ईयर्स सबने एक्सपीरियंस किया है। और इनका जो 2 सेगमेंट है, एक स्पेशलिटी केमिकल, एक फार्मा में भी बहुत फोकस वे में काम कर रहे हैं। एपीआई जहां पे कि हम लोग मानते हैं वो सेम स्टोरी जो स्पेशलिटी केमिकल में प्ले आउट हो रहा है, वही स्टोरी प्ले आउट होगा। इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस एक बहुत तगड़ा ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगा, और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत आगे जाएगा, तो वहीं पे ये भी कामकाज कर रहे हैं। उम्मीद ये है, इन्होंने पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे करीबन 16% रेवेन्यू CAGR दिखाया है। आने वाले 5 साल में भी हम लोग रेवेन्यू CAGR इससे भी ऊपर, और पैट तो करीब 30% CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल, और ये बिजनेस मॉडल पे काम भी कर रहे हैं फोकस्ड वे में, और उसको और भी बेहतरीन बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आरती इंडस्ट्रीज निवेशक के लिए चुना है। शेयरास्त्र के हिसाब से 1100 रुपए का टारगेट, करंट लेवल में करीबन 30% प्लस अभी भी अपसाइड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई बिजनेस का मोट तगड़ा। आरती इंडस्ट्रीज वो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल स्पेस को बिलोंग करती है, जिसमें वैसे ही बहुत ज्यादा टेलविंड्स आपको नजर आएंगे। चाइना +1, और सही कहा सुदीप सर ने, ना सिर्फ चाइना +1, चाइना माइनस इंडिया प्लस, ये भी प्ले आउट होती हुई शायद थीम नजर आए। रखिए आरती ने बहुत स्मार्टली इन्होंने अपने बिजनेस को वीव करा, जिन स्पेसेस में है फोकस्ड है और वहां के लीडर्स बन के खड़े हुए हैं। 1100 तक के टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमरीश सर को दिखाइए स्क्रीन पे। अमरीश सर से कहा था PE, जहां पे अट्रैक्टिव PE हो। आसान शब्दों में प्राइस अर्निंग मतलब क्या कमाती है कंपनी, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। ज्यादा कमाए कम दें तो बार्गेन हंटिंग बढ़िया हो जाएगी। अमरीश सर ऐसा कुछ है क्या अट्रैक्टिव PE वाला? वैसे स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो मार्केट लीडर है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरीज पे 1 ईयर फॉरवर्ड 12 PE पे कोट कर रहा है, जो काफी चीप लग रहा है मुझे। अराउंड 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है रिप्लेसमेंट मार्केट से, जहां पे मार्जिन्स आर डिसेंटली हाई। बैटरीज का यूजुअल लाइफ स्पैन होता है 3 से 4 साल का, और कंप्लीट व्हीकल का लाइफ स्पैन में करीब 3 या 4 बार बैटरीज चेंज होते हैं। सो इट इज अ रेगुलर बिजनेस फॉर एक्साइड। और करीब 30 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स है रोड पे। सो रिप्लेसमेंट मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, और ग्लोबल ग्रीन एनर्जी का मेजर फोकस है ग्लोबली। आई मीन एवरी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ग्रीन एनर्जी। तो इसके साथ एनर्जी स्टोरेज का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और यहाँ पे यूज होगा फॉर एनर्जी स्टोरेज लेड एसिड बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज यूज नहीं होंगे फॉर एनर्जी स्टोरेज, इट विल बी लेड एसिड बैटरीज, क्योंकि ये चीपर है। तो इसका फायदा भी सीधा एक्साइड को काफी होने वाला है, और आगे जाके एक्साइड ईवी में भी बड़ा प्लेयर होगा आगे जाके। तो ईवी रेडी है ऑलरेडी। जेवी किया है स्विस कंपनी ले लैंचे से, एंड दे ऑलरेडी स्टार्टेड सप्लाइंग बैटरीज फॉर 3-व्हीलर EVs। और जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन लोग बना रहे हैं लिथियम आयन बैटरी का, वो ट्रैक पे है। फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन शुरू होगा इन सेकेंड हाफ ऑफ FY25, विच इज जस्ट अबाउट 2 years अवे। और हाई कैश है बुक्स पे, इंक्लूडिंग इक्विटी है HDFC लाइफ में, जो रिसेंटली लिक्विड है। इन्होंने जो इनका लाइफ इंश्योरेंस बेचा था HDFC लाइफ को, उसके बदले इनको इक्विटी मिला था, दैट दे कैन सेल इन द मार्केट फॉर एक्सपेंशन। और कमोडिटी प्राइसेस भी हम लोग देख रहे हैं कि इट इज करेक्टिंग, तो ये भी काफी पॉजिटिव है एक्साइड के लिए। और Q1 नंबर्स हम लोग देखे थे कि काफी अच्छे थे। रेवेन्यू ग्रोथ था 57%, पैट में 81% का ग्रोथ था Y-on-Y। तो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है फॉर FY24 14 का, और इससे जो मेरा टारगेट बनता है करीब 250 का। ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव PE से शुरू करी बात, 11 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, और बिजनेस की तमाम
बारीकियां अमरीश सर ने बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दी। रखिए इस स्टॉक को रेडार पे। चतुर्वेदा सर को दिखाइए स्क्रीन पे। हमने कहा था कि भाई एक बढ़िया टेक्नो फंडा पिक, भाई जहां ग्रोथ हो, जहां वैल्यूएशन हो, और टेक्नो फंडा ऐसे ग्रोथ वैल्यूएशन में एक और जैसी प्रोड्यूसर ने लिख के भेजा मुझे ग्रोथ भी और वैल्यूएशन, मुझे गार पे याद आया, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, दोनों का तड़का मिल जाए। चतुर्वेदा साहब ऐसा कौन सा स्टॉक? बिल्कुल, तो आशीष जी बिल्कुल ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस के कॉन्सेप्ट पे और राइट टेक्निकल फॉर्मेशन पे हमें लगता है एक्सिस बैंक हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग एक बहुत ही स्ट्रक्चरल ग्रोथ मोमेंटम में आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफी स्ट्रांग रही। हमारे जो मैक्रो कंसर्न्स है वो काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 83-84% का काफी इंडस्ट्रीज में रीच हो चुका है। अब ये नई एक इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होने वाली है जो कि केपेक्स को जबरदस्त ग्रोथ देगी, और ये केपेक्स बिना बैंकिंग के क्रेडिट ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मानना है कि इस ड्यूरेशन में एनपीए साइकिल हमारे पीछे रह चुकी है। आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी मजबूत है, और क्योंकि अब केपेक्स साइकिल रिकवर हो रही है, मुझे लगता है बैंकिंग को जबरदस्त लोन ग्रोथ का ट्रेंड देखने को नजर आएगा। और जो अभी लेटेस्ट आपने नंबर देखे उसमें हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक ने 17% वाईओवाई क्रेडिट ग्रोथ दिया। अब जो एस्टिमेट्स है वो ये कहते हैं कि 2023 और 24 में 16 और 17% की क्रेडिट ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो भी तब जब आपकी क्रेडिट कॉस्ट काफी नॉर्मलाइज हो चुकी है। इस सिनेरियो में मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड बैंक है। आप देखेंगे अगर से करंट लेवल पर तो 1.4-1.5 टाइम प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने पीयर्स से, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, इनसे एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर इस समय ट्रेड कर रहा है। पर जिस तरह की लोन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस बैंक की है, मुझे लगता है यहाँ पर पे आपको एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रीजनेबल प्राइस, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, और क्योंकि हमें लगता है कि आरओई एक्सपेंशन करीब 15-16% पे हो सकता है, और आरओए जो है रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो करीब 1.5-1.6 % तक जा सकते हैं। अब टेक्निकली आप देखें तो ये स्टॉक पिछले 18 महीने से 820 से लेके 620 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तभी हमने देखा पीयर सेट ने, आईसीआईसीआई बैंक ने नए ऑल टाइम हाई बनाया, पर अभी भी एक्सेस एक रेंज में। और अब मुझे लगता है जिस तरह से शॉर्ट टर्म मोमेंटम शुरू हुआ है, ये स्टॉक आपको नए ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो 850 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूं एक्सिस बैंक के स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और पोजिशनली 950 रुपए की अपसाइड मैं समझता हूं एक्सिस बैंक में आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली 740-750 पे बढ़िया बेस बना है, तो यही आपके पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, पोजिशनली 950 रुपए तक की अपसाइड एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ब्यूटीफुल। तो ग्रोथ रीजनेबल प्राइस पे और चार्ट्स पे भी सेटअप बढ़िया। रखिए एक्सिस बैंक को रडार पे, 850 तक की कर रहा है स्टॉक तैयारी। पालविया साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे कोई एक बढ़िया सा स्टॉक चुन के बताएं। पालविया साहब क्या आइडेंटिफाई किया? आज इस सेगमेंट में जो रिलायबल टेक्निकल टूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो रहेगा मूविंग एवरेजेस। और मूविंग एवरेजेस में भी हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में अगर हम देखें तो 15 वीक मूविंग एवरेज जब 52 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, मतलब ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के प्राइस एक्शन जब एक साल के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, उस प्राइस एक्शन पे हमने जो स्टॉक्स पे ये स्टडी को रन किया है उसमें हमें पिडिलाइट इंडस्ट्री काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम इसमें लास्ट 14 साल के डेटा को यहाँ पे देखें तो जब भी ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पिडिलाइट इंडस्ट्री पे मिलता है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। अगर हम 2008 से लेके अभी तक की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 6 से 7 बार ये मूविंग एवरेजेस का अपवर्ड क्रॉसओवर मिला, और जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होते हैं तो स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड 1 से 1.5 साल तक की अप मूव यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आते हुए दिखती है। और रिटर्न की बात करें तो 50% से 150% तक के भी एवरेज रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जो रिसेंट फॉल पिडिलाइट इंडस्ट्री में देखने को मिला था उसमें ये वापस से ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 15 वीक का मूविंग एवरेज अब 52 वीक के मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉसओवर करते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 7-8 बार ये स्टॉक ने
एक अच्छे रिटर्न इस टेक्निकल टूल को फॉलो करते हुए दिए हैं और इस बार वापस से ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पे हमें डिस्प्ले होते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्री में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जो टारगेट बनना चाहिए करीब 3400 रुपए से 3500 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट पिडिलाइट इंडस्ट्री में आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री यहाँ पे ब्रह्मास्त्र स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और अपसाइड के टारगेट होंगे 3400 रुपए से 3500 रुपए तक के। बहुत बढ़िया। 14 साल का डेटा खंगाल डाला और उसमें सबसे प्रेफर्ड पिक पालुया साहब की मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे आपकी स्क्रीन पर पिडिलाइट 3500 तक के टारगेट्स। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये सारे स्टॉक जो डिस्कस करे थे इनका रैप अप, और अभी तो हमें पार्थिव के पास, चंदन के पास जाना है, उनके भी कुछ बेहतरीन पिक्स लेनी है। पसारा एक्शन छोटे से ब्रेक के उस पार। कोई फायदा नहीं अब। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, जो टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ, जो अभी भी लिस्टेड है, और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह की ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, बाकी के स्टॉक पिक्स लेने की जरूरत, और सबसे पहले मैं जा रहा हूं पार्थिव के पास। और पार्थिव से रिक्वेस्ट करी थी CAGR के बेसिस पे, बेसिकली वो स्टॉक्स जहां पे फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छी ओवर द इयर्स ग्रोथ देखने को मिली। पार्थिव, क्या चुना आपने सर? FMCG एक ऐसा सेक्टर है जहां का मैंने स्टॉक्स चुना है मैरिको, कि FMCG सेक्टर में अगर पी देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत दिक्कत रहती है, बिकॉज जनरली ये ऐसा एक कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर है जहां पे पी मल्टीपल्स जनरली ऑन एन एलिवेटेड साइड रहते हैं और ज्यादातर मार्केट ग्रोथ के फैक्टर्स देखता है ये सेक्टर में, जैसे कि वॉल्यूम ग्रोथ रहता है, EPS ग्रोथ रहता है, मार्जिन्स कैसे पैन आउट होते हैं। तो अगर मैं मैरिको की बात करूं तो मैरिको एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट वाला वेल रन कंपनी FMCG स्टॉक है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखूं तो दे आर वेरी गुड इनोवेटर्स इन लॉट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, और नो डाउट हमने देखा था कि मैरिको को पिछले 2 साल जो रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट, स्पेशली अगर कोपरा प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे उनके ग्रॉस मार्जिन्स काफी सफर हुए थे। लेकिन आगे जाते हुए जिस तरह से कोपरा प्राइसेस हैव डिक्लाइन, हमारा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छा करेगी इन टर्म्स ऑफ दी वॉल्यूम ग्रोथ इन द पैराशूट ब्रांड, जो एक फ्लैगशिप ब्रांड है उनका, और यहाँ से काफी अच्छा रेवेन्यू और कैश फ्लोज आता है। तो इससे अच्छा रेवेन्यू इनके फ्लैगशिप मैरिको वो स्टॉक हो गया। FMCG में पार्थिव जब भी दांव लगाते हैं बहुत अच्छे रिटर्न स्टॉक से डिलीवर कर रहे हैं इसी शो में कई बार।
चंदन से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप एक बढ़िया सा स्टॉक आइडेंटिफाई करें प्राइस एक्शन के बेसिस पे। चंदन क्या पिक करा? सो जो प्रिफर्ड पिक रहेगा उसमें बैंकिंग काउंटर से रहेगा। बैंक निफ्टी काफी अच्छा मोमेंटम है और बैंक निफ्टी ने 40,000 के ऊपर होल्ड किया है। काफी प्राइवेट बैंक और साथ में पीएसयू बैंक यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में अच्छा मोमेंटम है, वहीं पीएसयू में एसबीआई काउंटर जो काफी अच्छा मूव दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिफर्ड बेट रहेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे रहेगा। एसबीआई का मैं यदि मंथली चार्ट देखूं तो मंथली चार्ट में यहाँ पे एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे तो पिछले लगभग 10 महीनों के स्ट्रगल के बाद ये इन लेवल को पार कर रहा है। स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग आप देखोगे 549 का है, जो कुछ दिन पहले बनाया था और अभी उन्हीं लेवल के आसपास ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे इसके मंथली चार्ट पे देखूं तो लगभग 10 महीनों के बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। तो मंथली चार्ट में रनअप के बाद जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, टेक्निकली उसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस पैटर्न की वजह से मौजूदा लेवल से 10 से 15% के मूवमेंट बनने चाहिए। एसबीआई 10 से 15%। ये कैसे होता है आशीष जी? आप और चंदन जी एक सी पॉकेट, एक से स्टॉक की जिक्र कर जाते हैं। दोनों की स्टडी में सिमिलर स्टॉक्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कमा के देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्विकली रैप अप दे रहा हूं 6 स्टॉक्स का आपकी स्क्रीन पर। लाइए, आरती इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, जोड़ दीजिए इसमें 3 और बेहतरीन स्टॉक पिक्स, एसबीआई, पिडिलाइट और मैरिको। अलग अलग पैरामीटर्स पे चुने हुए ये 6 स्टॉक्स रखिएगा अपने रडार। ये एक स्टीम्ड पैनल ये मानता है ये स्टॉक्स यहां से बढ़िया कमाई करने का दमखम रखते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच और आप सबका इस शो को देखने के लिए थैंक यू।